रोटी की कीमत नाजरीन आसमान को छू रही है। गैर मुल्क पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैडम शेख, राजनाथ साहब ने फिर ऑपरेशन संदूर का जिक्र किया। वुड पाकिस्तान भी नेक्स्ट, यानी पाकिस्तान अगला निशाना तो नहीं होगा। तो मैं आपको यकीन से ये बात बताना चाहता हूँ अपने तमाम लोगों को आपके ज़रिए कि वो आराम से आज रात सोएं और कल भी सोएं। इंटरेस्टिंग न्यूज कल आई कि भाई शी जिनपिंग 11 जिनपिंग इफ आई मे इज नॉट अटेंडिंग ब्रिक्स। तो चाइना को झटका ब्राजील ने दिया है और भारत को दूल्हे राजा बनाया है और मोदी जी को सर पर बिठाया है। वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। एक एपिसोड हुआ है कल और परसों बीजिंग में कि वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आमने सामने। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं, कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान अब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने। What about post-conflict intelligence sharing? You know, this is of course a very rich harvest for China. Let me. These days the countries which are close to each other, strategically speaking, they do share, intelligence. It's very normal if we are sharing any. हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह, दुनिया का अजीम तरीन आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, जिसमें आटा इतना महंगा, रोटी इतनी महंगी, चावल पैदावार करने वाला वही दूसरा बड़ा मुल्क। Information which we have, which can threaten us or the Chinese, because Chinese also have problems with India. इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। हमने बंद कर दी है। उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माने भारत के प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है भारत की, चाइना की और ब्राज़ील की। अब देखिए, कुछ ना कुछ समय पर जियोग्राफिकली अगर आप देखो, जियोपॉलिटिक्स में देखो, तो चेंजेस आते रहते हैं। अब सबको ऐसा लग रहा था कि भी यूएस के बाद अगर किसी कंट्री को रिलेशन बढ़ाए जा सकते हैं जिसके साथ वो था चाइना, या फिर वो है चाइना। लेकिन अब देखा जा रहा है कि चाहे ग्लोबल साउथ की बात हो या फिर कहे कि यूएस हो, यूरोप हो, इस टाइप के जो कंट्रीज़ है या फिर ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ है, वो यूएस को तो पता नहीं इतना भाव देते नहीं देते, लेकिन अब वो चाइना को इग्नोर करके सीधा इंडिया को टारगेट कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की बात है कि उनको स्टेट डिनर पर बुलाया गया है। देखिए, स्टेट डिनर पर बुलाना मतलब कि वो एक बहुत बड़ी बात होती है और सारी चीज़ें उसको लेकर यहाँ पर फॉलो की जाती है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में मैसेज गया है, और पिछले जो कुछ दिनों से चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस वर्सेस इंडिया, उसमें पूरी दुनिया ने देखा है कि भाई ठीक है, अगर आप इंडिया के साथ रिलेशन रखते तो इंडिया बेहतर रिलेशन रखता है, लेकिन अगर आप इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ना चाहते हैं या फिर उसको प्रेशराइज करना चाहते हैं तो इंडिया प्रेशराइज्ड नहीं होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ब्रिक्स समिट अभी ब्राजील में होने वाली है। इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील की है और जुलाई 6 और 7 को होने वाली है। और उसके अंदर ब्रिक्स के अलावा जो 5 नए मेंबर हैं जिनको ब्रिक्स प्लस बोला जाता है, उसमें यूएई है, ईरान है, इंडोनेशिया है, इथियोपिया है और इजिप्ट है। और ये 5 नए मेंबर्स अभी लास्ट ईयर ही हमने देखे थे, उनको इंडक्ट किया गया। और अब ब्रिक्स का जो ग्लोबल जीडीपी में जो स्थान है वो 37% है, 37 to 39% है। जबकि G7 जो वेस्टर्न देशों का एक कंबाइंड नेटवर्क है, उसका जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 30%। तो राइट नाउ ऐसा है कि आप देखेंगे कि अमेरिका इज गोइंग टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन व्हाट्स हैपनिंग एट द ब्रिक्स समिट। अभी बताया जाता है कि ब्रिक्स समिट में फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स शी जिनपिंग एक तरह से वो इस बार अटेंड नहीं करने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि
ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इवन आफ्टर द ब्रिक्स समिट ब्राजील में रहने वाले हैं और वो स्टेट विजिट करके वहां पे और भी बहुत सारे करार ब्राजील से करेंगे। आपको मालूम है कि जो ब्राजील के अभी करंट प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है और आपने देखा है कि उन्होंने यूएस से एक तरह से फाइट कर चुके हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अगर ट्रेड रिलेशंस हम आपके साथ नहीं करेंगे तो हम चाइना के साथ कर लेंगे और इसी के भरोसे वो एक तरह से यूएस से फाइट ले रहे थे। बट चाइना जैसा चाइना है वो हमेशा एन मौके पे धोखा देता है, तो इस बार उन्होंने धोखा दे दी। और जी ने क्या बोला था, जी जिनपिंग ने, क्योंकि हम ऑलरेडी लूला डी सिल्वा को 2 बार मिल चुके हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये देखेंगे कि चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग जो उधर नंबर 2 पोजीशन पे है वो आने वाले हैं। इवन आपने देखा होगा भारत के अंदर जो G20 समिट हुई थी उसमें भी ली क्यांग ही आए थे। तो कहीं ना कहीं जब जी जिनपिंग को अगर किसी मीट को महत्व नहीं देना रहता है तो वो अपने नंबर 2 को भेज देते हैं। और इस बार नहीं आने का रीजन एक ही है कि जी जिनपिंग को लग रहा है कि सारा सेंटर स्टेज मोदी जी को मिलेगा। इसके लिए वो नहीं चाहते कि ओवरशैडो हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मीटिंग को स्किप कर देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये स्किप क्यों किया गया। क्या रियल रीजन ये है कि वो मोदी जी से ओवरशैडो हो गए या ये न्यूज बनाई गई है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाइना के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं। इवन मार्क मोबियस ने भी बोला है कि शायद शी जिनपिंग के दिन बहुत कम हो गए हैं और वहां पे एक तरह से शी जिनपिंग के जो आर्मी जनरल्स है उनको पर्च किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन से हटा रहे हैं। और यहाँ तक ऐसे हैं उनके जो क्लोज एड थे जैसे वांग यी है, वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। चाइना के अंदर एक इंटेंस पावर स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि शी जिनपिंग आपको मालूम है सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, फिर चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। ये तीनों पोजीशन एक ही आदमी को रहने से चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। और इसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है चाइनीज मिलिट्री कमीशन के, वो एक तरह से एक ट्राई कर रहे हैं कि जी जिनपिंग ने जिनको भी अपॉइंट किया है उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल ट्रांजिशन होता है तो एक तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो। इसके लिए जो उनकी शक्ति है उनको हटाया जा रहा है। और देखिए ऐसा है कि पहले बताया जाता था कि शी जिनपिंग के साथ उनकी स्पाउस भी उनके साथ रहती थी, आजकल वो दिखाई नहीं देती है। और चाइना में स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि उनको एक तरह से नजरबंद भी कर रखा है और बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो ये भी एक न्यूज है। देखिए अब चाइना के अंदर बताया जाता है कि जो खबर होती है वो एक्चुअली प्लांटेड होती है और जो रूमर्स होती है वो एक्चुअल खबर होती है। तो ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दे दिया। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ब्राजील के जो प्रीमियर है उन्होंने BRI की जो समिट हो रही थी BRI के अंदर उन्होंने चाइना का BRI रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने के लिए। आप ये देखेंगे कि इंडिया के अलावा ब्राजील ने भी BRI में ज्वाइन करने से मना कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरह से भी चाइनीज प्रीमियर शायद गुस्से में है, ये मीडिया में फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है। आई पर्सनली बिलीव कि सीज फायर ऑन दिस नोट जो पाकिस्तान ने किया, आई थिंक इट वाज टू अर्ली, राइट। और मेरा ये पॉइंट है कि उस पर हम स्ट्रेटेजिकली अगर आप इजाज़त दें तो लेट मी एक्सटेंडेड कि ये हमारा एक ब्लंडर है, ये जो हमने सीज फायर। आई नो द पॉलिसी मेकर्स हमारे जो हैं, आई कुड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर आपने का जो है वो सीज फायर हुआ। बट देखिए इसमें इंडिया ने एक प्रेसिडेंट तो सेट किया कि इफ़ देयर वुड बी अ टेररिज्म इंडिया वुड रिस्पॉन्ड टू इट, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। देखिए दुनिया में ज़ीरो टेररिज्म हो ही नहीं सकती। कश्मीर में अगर आप ट्रेंड्स देखें तो जहाँ पे आपके 4000 लोग 2000
2 में या 4 में कैजुअलिटीज़ होती थी, वो आके आपके पास कुछ 50 या 60 हो गई, राइट। मतलब इन ओवर ईयर्स जो पाकिस्तान ने भी पॉलिसी चेंज की और चीज़ों पे आए आप, और जो थे वो ऑफ कोर्स मतलब आपके पास थे, तो ये प्रेसिडेंट सेट करना है कि, और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन, क्या मतलब ये फिर आप जंग पे आओगे, फिर आप अटैक कर देंगे, फिर आप अटैक करोगे, एंड दिस वुड हैपन। यू आर टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, कोई 100-200 लोग, 500 लोग पागल तो होंगे ना उसमें, राइट। हमारे यहाँ भी कोई 30-40 लोग पागल तो होंगे, राइट। दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड वी बोथ कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी विल टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग यू वांट सर, बस मेरे को सर लेट मी बी सर, मेरे को पैसे देते रहो, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा, टेल मी व्हाट यू वांट सर, जस्ट टेक इट एंड गो सर। सो पाकिस्तान का ये नजरिया है टू बी द यूज करके फेंक देता है वो कचरे के डब्बे के अंदर लाइक अ टिश्यू पेपर, तो वो भी पाकिस्तान सह लेता है। उसके बाद जब वो थोड़ा फेवर में आता है तो वो ये सब हो रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी जगह है जो अमेरिका को इतना एक्सेस देने को तैयार है कि भाई जहां से चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, जहां से ईरान के ऊपर नजर रखी जाए, भारत पे भी कुछ अगर प्रेशर डालना वो करा जाए, अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा नजर रखी जाए। सो देयर इज दैट ऑफरिंग, एंड ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी थी आपके साथ कि पाकिस्तान ने कुछ तो ऑफर करा है अमेरिका को, जहां पर उसकी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से इस टाइम पे झुक रही है बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ जयशंकर जी के इसके बारे में काफी सारे दे वर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो जयशंकर जी ने ओपनिंग में जब कई ब्रसल्स के अंदर उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला कि भाई हमने टेररिज्म के सेंटर्स मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने बेवकूफी करी, देन वी डिसेबल्ड देयर की एयर बेसिस, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम कभी भी ये चीज करेंगे। उसके बाद ईयू के फॉरेन मिनिस्टर वो जो खाजा के साथ खड़े होकर उन्होंने और बात करी, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, और ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है, एक नाम उन्होंने कल दिया जिसका नाम उन्होंने बोला कि दिस इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। सो बेसिकली जो आपका नैरेटिव है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान हैज बिकम अ टेररिस्तान, और उसके अंदर कोई आपको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि साहब पाकिस्तान नहीं कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ठीक है, ये है वो है, देयर इज नो सच डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट, ठीक है जी। एंड वहां पर आप देखिए कि भाई बिलावल भुट्टो वहां पर जाके बोल रहा है कि आईएसआई एंड रॉ शुड जॉइन हैंड्स टू फाइट काउंटर टेररिज्म। पहले तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, अब इन्होंने आके लगा के मारा जयशंकर ने कि भाई साहब यू आर अ टेररिस्तान से कोई बातें बूतें नहीं होती, वी डोंट टॉक टू टेररिस्तान्स। सो दैट्स समथिंग नाउ दैट इज हर्ट देम। अब हर्ट देम टू अ पॉइंट कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नो इंडिया शुड नॉट टॉक लाइक दिस इज नॉट दिस थिंग, ये बड़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया बहुत टाइम से इंडिया ये सब कर रहा है, आपको पता ही है पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट दे रिएक्टेड टू, क्योंकि इनको एक चीज दिखी होगी यार ये तो जूते पड़ गए भाई, इन्होंने तो भैया नाम ही पूरा टेररिस्तान, हमारी तो पूरी मिट्टी बलीद कर दी, एंड दिस इज आफ्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इतना टाइम घूम के आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए वहां पर बड़ा क्लियरली जो जयशंकर ने कल वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा चेकमेट सा किया है, क्योंकि वेस्टर्न जो ये कई एजेंडा ग्रुप्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है, उनको बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन ही मिला था ना, और कहाँ मिला था, वहीं पे मिला था, ठीक है जी। तो ये चीजें आप देख लीजिए, एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट टेररिज्म विल इवेंचुअली कम बैक टू हॉन्ट यू, एंड पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में डालें, कल मैंने आपके साथ कुछ बताया था, मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पॉडकास्ट देखा, एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट है जे गोंडोलो करके, ठीक है, जिन्होंने लारा लोगन के साथ एक पॉडकास्ट करा है। इस लारा लोगन के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि भाई जो इस्लामिक जिहादिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है जी। और जिस तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वहाबी लेफ्टिस्ट जो साइन हो, वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस में बोलता हूँ, तो आज अमेरिका की सड़कों के ऊपर जो हो रहा है वो वही है। शी इज डिजर्विंग, मैं समझता हूँ शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। दूसरी जो इस वक्त जो एमएसए होता है, दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं, एक जिस पे तुलसी गैबर्ट बैठी है, दूसरी एमएसए।
वो एनएसए जो नए बने हैं वो पहले यहाँ पे समोसा काकस जो भारतीय काकस है उसके वो को चेयर रह चुके हैं। अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर के ऊपर भी आ जाए। खुदा ना खास्ता अगर रजीम चेंज होता है अंडर इजरायली ऑस्पिसेस, दैट मींस इजराइल का बॉर्डर इज ताफ्तान एंड इंडो-इजराइल एक्सेस इज देयर, सो इट्स अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ही रेजिम चेंज है, यानी पुराने दिन वापस आएंगे, अयतुल्ला खमेनी की रेजिम को नस्तनाबूद कर दो। मोदी जी ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर तोड़ दिया। There's nothing called इस्लामिक बॉम्ब, दैट इज ऑल अ हिस्ट्री। 50 सालों तक उम्मत का फुद्दू बनाने वाला पाकिस्तान आज कहता है इस्लामिक बम तो मेरे लिए, मेरा टेररिज्म मेरे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। तो भैया जो तुम खैरात बटोर रहे थे इस्लामिक बम के नाम पे, वो क्या था? इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं। बहुत ज्यादा कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो अब मजबूर हो जाएंगे हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेने के लिए। ये अब उनकी जिद नहीं होगी, मजबूरी होगी। याद होगा मैंने जब ईरान से तस्वीर आई थी, मोदी ने जो ये कहा है उस टेलीफोन कॉल के अंदर ही कि जी हमें अमेरिका की सालसी जो है ना कश्मीर के ऊपर, वो कबूल नहीं है। हमें ये लग रहा था कि शायद ट्रंप से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, ट्रंप बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया कश्मीर को लेकर, तो इंडिया को भी काबू कर लेगा ट्रंप। सफारती लेवल पर सेटबैक है। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। अगर वहाँ पर कोई रिजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रिजीम चेंज नहीं। पता नहीं किस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया में। हालांकि कोई भी सिनेरियो को डिस्कस किया जाता है तो 2-5% उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखिए, हम सबको पता है कि ईरान में जब ये खुमैनी वाली गवर्नमेंट है, उससे पहले वहाँ पर उस टाइप की गवर्नमेंट थी जिसको सपोर्ट था अमेरिका का, और अमेरिका की फेवर वाली गवर्नमेंट थी। लेकिन फिर वहाँ पर एक रिलीजियस मूवमेंट आई और खुमैनी उसके बाद चढ़ बैठा। चलिए ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हुई और तब से वो एंटी अमेरिका चल रहा है। लेकिन अब ये न्यूज़ है कि हो सकता है कभी भी कि जैसे सीरिया के अंदर हुआ वैसे ईरान के अंदर भी हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए और प्रो अमेरिका वाला कोई ग्रुप है जिसको सरकार में बिठाया जाए। और अगर ऐसा होता है, अमेरिका की फेवर वाली सिचुएशन होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इजराइल वाली फेवर, तो फिर जो ईरान से जो खतरा था इजराइल को, वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा और ईरान के अंदर भी इजराइल की घुसपैठ हो जाएगी। और इस टाइप की सिचुएशन में अगर आप समझो तो ईरान के अंदर प्रेजेंस इजराइल की मतलब कि वो पाकिस्तान तक पहुंच गया है। अब ये पता नहीं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सिनेरियो में 2-5% पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान को हमेशा के लिए कोई ना कोई दुश्मन चाहिए। तो फिलहाल जो है वो इंडिया साइडलाइन हो चुका है, इजराइल चल रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के साथ जो चीज़ लिंक करती है वो ईरान बहुत बड़ा लिंक है, और ईरान एक फसील के तौर पे था हमारे और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान। अगर ईरान में हुकूमत जाती है और एक नई पॉलिटिकल रियलिटी आती है, तो तल अवीव से लेके बलूचिस्तान तक एक ही पावर होगी जो रूल करेगी और वो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। फिर हिंदुस्तान का जो ईरान के साथ ताल्लुक था, उसमें फिर भी ईरान एक, अभी जो हुकूमत है वो एक तवाज़ुन रखती है, यानी ईरान के साथ एंगेज करती है क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक हद से ज़्यादा नहीं। अब अगर ये हुकूमत चली जाती है तो आपकी एक तरफ हिंदुत्वा होगा और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस होगा। और तीसरी बड़ी चीज़ जो हमें सोचने की है वो ये कि जब इराक पे हमला हुआ तो जो तरीका है, जो पैटर्न है इजराइल का, वो ये है कि वो इंटरनल बॉर्डर्स तब्दील कर देते हैं, यानी बैरूनी आपके सरहदें नहीं बदलती लेकिन अंदरूनी सरहदें बदल जाती हैं। जिस तरह लिबिया है, लिबिया में 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। इराक में कुर्दिस्तान बनाया गया और कुर्दिस्तान की जो हुकूमत है वो अमली तौर पे उस पर इजरायली और ख़ास तरह का वही जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनको ऑटोनॉमी है। तो हमारे लिए जो बड़ा एक चैलेंज होगा वो ये कि क्या ये तो नहीं कि बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट,
उस तरह से हमारे बॉर्डर नहीं, लेकिन अदील मलिक साहब जो इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ही रेजिम चेंज है, यानी पुराने दिन वापस आएंगे, अयतुल्ला खमेनी की रेजिम को नस्ते नाबूद कर दो। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया यह रिपोर्ट करता है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, 2 centrifuge manufacturing sites destroyed near Tehran, says IAEA. Fresh Israeli airstrikes resume. यानी कि ये ना इजराइल कह रहा है ना ईरान कह रहा है, ये IAEA की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2 सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को बर्बाद कर दिया है इजरायली एयरफोर्स ने। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ये साहब ऑफिशियल इनका ट्वीट गया है, द आईडीएफ स्ट्रक अ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट एंड मल्टीपल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द तेहरान एरिया, की एलिमेंट्स ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, ओवर 50 IAF फाइटर जेट्स टारगेटेड, 50 से ऊपर इजरायली एयरफोर्स, जैसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो IAF, ये इजरायली एयरफोर्स करते हैं, ये भी IAF कहते हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। 50 इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स टारगेटेड अ फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस यूज्ड टू एनरिच यूरेनियम बियॉन्ड सिविलियन लेवल्स। यानी कि आप देखिए ना, आपको अगर 90% पे जाना है, आप इसको प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस टू एनरिच यूरेनियम, किस लेवल पे आप एनरिच कर रहे हैं? आपको अगर वेपन्स ग्रेड 60% पे आप 70, 80, 90 पे जा रहे हैं, आपको वेपन्स ग्रेड बनाना है, तो भाई आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए, तो ये इन्होंने उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज, साइट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आपको समझाया था दोस्तों इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, क्विक एक रिवीजन कर लें इफ यू डोंट माइंड। देखिए साहब, इंटेंट है राइजिंग लायन, यानी कि तख्ता पलट, यानी कि जो लोग ईरान को इंटेंट दे रहे हैं, वो नियत दे रहे हैं कि तुम इजराइल को बर्बाद करो, एक तो उनको खत्म करो, राइट। और कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी है, सेंट्रीफ्यूज उड़ा दिए, यूरेनियम को एनरिच करने वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की जो प्रोडक्शन प्लांट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी, उनको उड़ा दिया। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, अगर वहाँ पर कोई रजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रजीम चेंज नहीं होनी, बम मारते जाएंगे, अगर जो वहाँ पर लीडरशिप है वो बंकर्स के अंदर रहे, तो फिर वो ऐसे रजीम तो चेंज नहीं हो सकेगी। रजीम चेंज के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए या तो वहाँ पर खाना जंगी या कोई और मामला ऐसा करवाना पड़ेगा। उस तरह के मामलात में फिर किसी भी नेबर का किरदार जो है वो बहुत कलीदी होता है, और नेबर भी ऐसा जिसको अगर ऐसे मामलात में अफ़गानिस्तान में उसकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी हो। अफ़गान जंग यही थी ना, खाना जंगी थी, उसमें तालिबान ने जितनी भी जंग की है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनकी तरफ थी। ख्वाजा आसिफ ने तो खैर अगली ही बात कह दी थी कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं और हम दहशत गर्दों को ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन जर्नली तालिबान के साथ सपोर्ट तो शामिल थी इस तरफ से। तो खाना जंगी में तो हमारी बड़ी ट्रेनिंग है जो गुरीला वॉर है, तो उस तरह की चीज़ों में हो सकता है हमारी ज़रूरत हो। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो अब जो उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने हमें बुलाया, हमें बताया कि आप ये काम करेंगे, हमने अग्री किया। जब मामला तय हो गए तो उन्होंने जाके अपने प्रेसिडेंट के सामने हमें बिठा दिया। तो ये बात तो हो गई तय कि अब हमने वादा कर लिया, अब इसको डिलीवर करना है। अब डिलीवर करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि एक तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, नून लीग नाराज़ होगी इसमें से, और मीडिया भी देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि जिसमें बहुत हाई सेंटिमेंट होगा, क्योंकि हमारे मीडिया में बहुत सारे शिया मसलक से भी हमारे दोस्त हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी पेनिट्रेटेड हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी हैं।